फालतू नहीं, फालतू अननेसेसरी नहीं है। जब जरूरत हो तभी करना चाहिए, फालतू नहीं है। तुम्हारे बैच में आने से पहले निकल गए बेटे। पार्टी ले लें बिल्कुल, पार्टी के लिए मना नहीं है बेटा, पार्टी का लेकिन एक उसूल है, सिलेक्शन लो फिर पार्टी लो, सिलेक्शन लो फिर पार्टी लो, है ना। जबरदस्ती ना पार्टी ली जाती ना पार्टी दी जाती है, ठीक है। जो चाहिए पहले सिलेक्शन ले ले, बाकी तेरी मर्जी। कित कितने का खा पी लेगा बेटा, ज्यादा कितने, 10,000 20,000, इससे ज्यादा क्या खाएगा, ठीक है। ये अलग, बस हो गया, चलो ठीक है। चलो अपनी झंझट थोड़ी है, जाने, चलो। हाँ भाई, कहाँ तक डिस्कशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया था, ठीक है। देख, कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कई सारी स्टेट्स लिखवा दी गई थी, ठीक है। और उन सारे स्टेट्स के बाद आपको बताया था 4 जगह पर वो रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था। एक तो 2 मिनिमम वालों पे और 2 मैक्सिमम, एक था स्कैंडियम, बाकी 3 सी वाले जो एलिमेंट्स थे, तो क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर, यहाँ पर वो फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा ये जो को लेकर सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आपको लिखाई गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डी और एफ ब्लॉक, इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करने वाले कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है और कम स्टेबल होता है। जैसे टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +4, 25 पे कर दीजिए सारे एसी, बस, बाकी ये कुछ भी बोलते रहे, ठीक, खत्म बात। अब चले आगे, है ना, हो गया, तसल्ली मिल गई। ये मेरा आने के पहले करवा लिया करो, करवाना होता अपने हिसाब से ना, ठीक है? बोल बोल, मिलता नहीं है। मिलता नहीं का क्या मतलब? मिलता नहीं, मिले बेटा मिलेगा। वो गाना है ना, मिलेगा मिलेगा तुझे भी मिलेगा, चिंता मत कर। चलो, टाइटेनियम +3 टाइटेनियम +4 की बात करें, सुने ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया दोनों में से ये जो टाइटेनियम है, सेम एलिमेंट की 2 स्टेट्स आपको दिखाई गई है, इनमें से कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्टेट कम स्टेबल है, इस तरह का पूछा गया। अब देखिए, जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो पीरियोडिक टेबल में एक आईई का एप्लीकेशन आया था, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पर हमने डेल्टा आई <11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा आई <16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक केस पढ़ा था। और उसी के अंदर एक और आपको पॉइंट लिखाया गया था नोट में कि अगर ये आई का वैल्यू दिया ही ना हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से देखना होता है। और एक क्वेश्चन उसके, है ना, कंटेक्स्ट में कराया गया था एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3, इसका हमने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर बनाया था। और वो जेड इफेक्टिव से नहीं बनता था, वो कॉन्फ़िगरेशन से बनता था। मैंने बोला था कि अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज आ जाए, कोई भी क्वेश्चन है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना होता है, जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव। लेकिन जब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आती है, वहां जेड इफेक्टिव काम नहीं आता है, वहां पर कौन काम में आता है बेटा, ऑक्सीडेशन, सॉरी, कौन काम में आता है, कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर भी आप सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, और सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहां पर जेड इफेक्टिव काम नहीं आएगा, कौन काम में आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम में आएगा। और दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 2 तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, पहला गैसियस स्टेट में और दूसरा एक्वस मीडियम में। तो याद करिए, जैसे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते आ रहे हैं, आई से ये बात करते थे कि गैसियस मीडियम में तो आप आई वगैरह देख लेते थे, और जब एक्वस मीडियम आएगा तो आप ईसीएस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं। वैसे यहां पर भी अगर आपसे पूछा कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो गैसियस मीडियम में क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करोगे, कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर एक्वस मीडियम में पूछे कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो आप ईसीएस का यूज कर रहे होंगे। खैर, अभी हम लोग गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं यहां पर मिली। तो अब देखिए, टाइटेनियम +3 टाइटेनियम +4, इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे ना, तो टाइटेनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3D1
और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3D0। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी D1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी D0 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी D1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी D0 है। और D1 और D0 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? D0। D0 इसीलिए क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से आप देखें जब इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों की स्टेबिलिटी क्या है बेटा? आपस में ज्यादा है। क्यों है ऐसा? ड्यू टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगले केस की बात करते हैं। बाई चांस आपको दिया गया क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3, और एक आपको दिया गया मैंगनीज +2 और एक आपको दिया गया मैंगनीज +3। बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझते चलेंगे इन बातों को, है ना। यहां पर क्रोमियम +2 को अगर आप देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा D4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा D3, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा D5 और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा D4। दोनों में एक चीज कॉमन है, यहां भी D4 है, यहां भी D4 है। ये D4 के कंपैरिजन में D3 में ज्यादा स्टेबल है और ये D4 के कंपैरिजन में D5 में ज्यादा स्टेबल है। क्या हो रहा है देखें, D5 और D4 समझ में आता है मेरे हिसाब से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए Mn+2 का जो स्टेट होगा, स्टेबिलिटी होगी, वो +3 के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन D4 और D3 में हाफ फील्ड फुल फील्ड की जब बात होती है तो इसको समझाया जाता है T2G से, जिससे समझाते हैं T2G। आप T2G और EG के रिस्पेक्ट में देखिए, क्या ये D3 का मतलब T2G हाफ फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेटा मिलेगा। और क्योंकि यहां पर T2G हाफ फील्ड है, इसीलिए इसको D4 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि यहां पर T2G क्या है? हाफ फील्ड। लेकिन एक बात समझिए, ये जो लिखाया गया है आपको, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है, इसलिए आपको ये लिखाया गया है, यकीन मानिए आपको बनाया गया है। ठीक है, हाँ, ये बनाया जा रहा है। इसका एक्चुअल क्या है वो थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मार्क्स इसी चीज के मिलेंगे और इसीलिए आपको यही याद रखना है, इसीलिए लिखवा दिया गया आपको। ठीक है, पर एक्चुअल रीजन क्या वो भी डिस्कस करूंगा। चलिए, अभी ये सारी केसेस हो जाने के बाद एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो निकल और प्लैटिनम का। अभी देखिए, ऊपर के जितने भी केसेस है बेटा, वहां पर आपने सेम एलिमेंट के दो स्टेट्स को कंपेयर किया है। जैसे वेनेडियम था तो वेनेडियम से ही कंपेयर करा, मैंगनीज था तो मैंगनीज से ही कंपेयर किया। अब यहां पर हम लोग जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो दो अलग एलिमेंट्स का कर रहे हैं। तो आप निकल +2 को प्लैटिनम +2 से या निकल +4 को प्लैटिनम +4 से कंपेयर करने वाले। ध्यान सुनिएगा, अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक डिफरेंस लिखाया जाएगा और वो डिफरेंस होगा डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में एक टॉपिक हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, और उस इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने ये बोला था कि डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी कम और लॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। डी ब्लॉक में इसका ठीक उल्टा होता है। डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये मेटल्स है बेटा, मेटल्स में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी आ रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब है वो ज्यादा हायर स्टेट दिखाना प्रेफर करेगा। अब इसी को आप यहां पर अप्लाई करने वाले। निकल और प्लेटिनम एक ही ग्रुप के मेंबर है बेटा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। और कल हमने देखा था निकल का 3-4 स्टेट आपको लिखा था, +2 +3 +4। +2 इस ग्रुप की लोअर स्टेट है, +4 इस ग्रुप की हायर स्टेट, और प्लेटिनम दिखाता है +2 +4। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आप पढ़ चुके हैं। तो दोनों में से +2 ज्यादा कौन प्रेफर करेगा? निकल। क्यों प्रेफर करेगा? क्योंकि नीचे जाने पर हॉस दिखाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो नीचे कौन जा रहा है बेटा? प्लेटिनम। प्लेटिनम लोअर स्टेट दिखाना प्रेफर नहीं करेगा, प्लेटिनम हायर स्टेट दिखाना प्रेफर करेगा, और इसलिए +2 में निकल ज्यादा स्टेबल होगा और +4 में प्लेटिनम ज्यादा स्टेबल होगा। एक तो ये रीजन है इसका। दूसरा इसका रीजन आप देख सकते हैं वहां पर आईई लिखा हुआ है कुछ, तो आईई के बेस पे भी इसको समझाया जा सकता है। क्या समझाया जाता है वो समझने की कोशिश करें। आपको अगर +2 टाइप का आयन बनाना है तो आपको I1 और I2 दोनों देना पड़ेगा सेम इधर, और यहां पर जब +4 बनाना है तो 1 से लेकर 4 सब कुछ देना है आपको, 1 से लेकर 4 सब कुछ देना है आपको। जब इनकी वैल्यूज कंपेयर की जाती है तो निकल का I1 और I2 का जो समेशन है वो कम है और इसका समेशन ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए, निकल और प्लेटिनम
+2 तक जाने के लिए निकल रहे हैं, इसको +2 तक जाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है और इसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो बताइए पहले +2 पे कौन पहुंचेगा? निकल। और हम जब रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि कोई चीज अगर कहीं पर पहले पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही होगी? क्योंकि वो वहां पर पहुंच के क्या हो रहा होगा? स्टेबल। और इसीलिए निकल +2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्लेटिनम +2, और इधर उल्टा हो जाता है, प्लेटिनम +4 तक जाने के लिए जो समेशन देते हैं वो कम है और इधर समेशन ज्यादा होता है, और इसीलिए प्लेटिनम पहले +4 पे पहुंचेगा, और +4 पे पहले पहुंचेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो +4 में क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, नोट करें इसको। इसके बाद एक कॉपर वाला और केस है, इंपॉर्टेंट केस है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। चलो बेटा, है ना। अब ये जो लास्ट वाला केस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट कॉपर, और वहां पर देखें आप, मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, हम कॉपर के एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं फिलहाल में। ठीक है, अगर कॉपर के एक्वस की बात की जाए तो एनसीईआरटी में एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन की ऊपर बात करता हूं मैं। जैसे कॉपर +1 है और एक्वस मीडियम में दे रखा है, तो कॉपर +1 एक्वस मीडियम में जाते ही क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। अगर कोई चीज किसी स्टेट में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि वो उस स्टेट में रहना नहीं चाहता। और क्यों नहीं रहना चाहता होगा? ऑब्वियसली क्योंकि अनस्टेबल होगा, इसलिए रहना नहीं चाहता। लेकिन कौन से मीडियम में? एक्वस। गैसियस में रह लेता है आराम से, क्योंकि गैसियस में होगा तो आप कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करेंगे, और गैसियस में कॉन्फ़िगरेशन ये ज्यादा स्टेबल है, तो गैसियस फॉर्म में तो कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल। लेकिन एक्वस में जाके कहानी बदल जाती है। एक्वस में कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और डिस्प्रपोर्शनेट होकर दो स्टेट प्रेफर करता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। तो जीरो से मुझे मतलब नहीं है फिलहाल में, क्योंकि मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, आयंस की बात कर रहा हूं, स्टेट की बात कर रहा हूं। तो +1 और +2 में से पानी में +1 स्टेबल नहीं है, क्या दिखा रहा है? +2। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्वस मीडियम में कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कॉपर +2। इसीलिए तो +1 किस में कन्वर्ट हो गया? +2 में। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो समझने की कोशिश करें। जैसे ही आपने इस आयन को पानी में डाला, तो पानी में जाते ही आयन डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, और आयन डाइपोल इंटरेक्शन हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और वो हाइड्रेशन एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो कॉपर +1 को +2 में बदलने के लिए जो सेकंड आई की जरूरत होगी, वो उस एनर्जी को कंपनसेट कर देता है। और इसीलिए पानी में जाते ही कॉपर +1 किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कॉपर +2 में। दोनों इक्वेशन लिखे, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इसके बारे में लिख लीजिएगा। लिखिएगा, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम कॉपर +1, in aqueous medium copper +1 disproportionates into, in aqueous medium copper +1 disproportionates into copper and copper +2, disproportionates into copper and copper +2, because the hydration energy released, because the hydration energy released is sufficient enough, because the hydration energy released is sufficient enough to compensate, the hydration energy released is sufficient enough to compensate the second IE, sufficient enough to compensate the second IE. चले, तो ये तो बात हो गई बेटे यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी की बात कर ली, और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा। अभी मैंने आपको बोला था कि डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में थोड़ा सा कोई डिफरेंस होता है, कि भाई वहां पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, यहाँ पर कम हो रही होती है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दो डिफरेंस हमको लिखने बेसिकली डी और पी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का डिफरेंस बना ले। एक तरफ पहले डी ब्लॉक लिखिएगा, बाद में पी ब्लॉक लिखिएगा, दो ही पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट लिखिएगा डी ब्लॉक में। देखिए, कल हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल बनाया था, वहां आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट बदली थी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो 1 से चेंज हो रहा था। जैसे मैंगनीज था तो +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह से बात हो रही थी। तो डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है वो कितने से चेंज होता है? 1 से, यूनिटी से। और पी ब्लॉक में जो चेंज होता है वो 2 से होता है।
पी ब्लॉक में याद करिए, जैसे ऑक्सी एसिड्स की बात करूंगा तो इक, अस, हाइपोस, दो का वेरिएशन बताया था। या फिर हमने कोवेलेंसी भी पढ़ी थी, तो कोवेलेंसी भी हमेशा जब न्यूट्रल में बात करी थी मैंने बोलता एक्सपांड्स बाय 2। तो वैसी कुछ बात आ रही कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में तो 2 से चेंज होता है, जबकि डी ब्लॉक में कितने से चेंज होता है? 1 से। स्टेटमेंट नंबर 1, डी ब्लॉक लिखिएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट vary by value of 1. The oxidation states vary by value of 1. The oxidation states vary by value of 1. P block में लिखेगा oxidation states vary by value of 2. Oxidation states vary by value of 2. Oxidation states vary by value of 2. ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या पॉइंट है सुनिएगा। पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहां पर अभी मैंने आपको बोला कि डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगला स्टेटमेंट लिखिएगा ब्लॉक में, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हॉस इंक्रीजेस। On moving down the group, stability of horse increases. On moving down the group, stability of horse increases. और P block में लिखिएगा, on moving down the group, stability of horse decreases. On moving down the group, stability of horse decreases. Bracket में due to inert pair effect. On moving down the group, स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये जो अभी हम लोगों ने समझा बेटा, इसी के बेसिस पे है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। वो क्या है? आपसे पूछा जा सकता है डी ब्लॉक के कंपाउंड्स को लेकर कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन कंपैरेटिवली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एनसीईआरटी में गिवन है ये पॉइंट। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सेम पीरियड के देकर पूछ सकता है और सेम ग्रुप के देकर पूछ सकता है। तो वो दोनों पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नोट बना लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए नोट में, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स डिक्रीजेस। On moving left to right, stability of horse decreases. देखो इधर ध्यान से, हम लोग डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक में नीचे जाने पर तो हॉर्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर हॉर्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इससे होगा क्या और ऐसा हो क्यों रहा है, उसका कारण भी समझिए। ऐसा होने का कारण यह है कि पर देखिए, नोट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सपोज आपको एक एग्जांपल दिया गया और वो एग्जांपल है वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज का। ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है VO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस और MnO4 1 माइनस। इस पे क्वेश्चन पूछता है आपसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन नहीं, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सुनेगा ध्यान से, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है बेटा? हो रही है। अब इसको समझे ऐसे, यहां पर आप पहले तो चेक करिए इन तीनों एलिमेंट्स का स्टेट चेक करिए। यहां पर वेनेडियम का स्टेट क्या है बेटा? +5, इसका स्टेट क्या है बेटा? +6, और इसका स्टेट क्या है बेटा? +7। आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि सर अभी तो आप बोल रहे हो कि स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स कम हो रहा है और ये तो सबसे ज्यादा स्टेट दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे ज्यादा स्टेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तीनों अपने अपने रिस्पेक्ट में अपने हॉर्स में है, अपने हॉर्स में है और अपने हॉर्स में।
और तीनों अपने अपने हाईएस्ट स्टेट में, और जब तीनों अपने अपने हाईएस्ट स्टेट में, सबका हाईएस्ट स्टेट अलग अलग हो सकता है। अभी आपको ये दिख रहा है, अगर इसके बाद वाला लिख दे तो उसका हॉस क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, उसके बाद वाला हॉस कुछ और हो जाएगा, बट दिया ये है तो इसको देखने में ऐसा लग सकता है। अभी सारे एलिमेंट अपने अपने हॉस में है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर अपनी हॉस दिखाने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मतलब आप बताइए, तीनों में से सबसे पहले नीचे कौन उतरना चाहेगा, मैंगनीज। और जब वो खुद नीचे उतरेगा तो खुद का पहले क्या कराएगा, रिडक्शन, और जिसका जितनी जल्दी रिडक्शन होगा, क्या वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यस। तो तीनों में से अगर आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो बेटा इन तीनों के रिस्पेक्ट में तो MnO4 स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इन तीनों के रिस्पेक्ट में वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, वेनेडियम वाला। और यही तो, इसी को आप थोड़ा सा रिलेट करें Cl- से, दो चीजें, क्रोमियम Mn कर देगा, क्रोमियम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आइए सेकेंड वाले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, इंटेक्स क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लिखे इसके बाद सेकेंड पॉइंट, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स इंक्रीजेस। On moving down the group, stability of horse increases. On moving down the group, stability of horse increases. देखिए आपके सामने अभी जो हॉर्स वाले केस में है, तो आपको ग्रुप दे रखा है, और ग्रुप आप देखें तो करोड़ों मोल वाला और मन तकरे, ये दो ग्रुप दे रखे हैं। इनमें आप स्टेट देखिए, तो यहाँ पर क्रोमियम कौन से स्टेट का बेटा, +6, मॉलिब्डेनम +6, और टंगस्टन भी +6, और मैंगनीज, और ये सब एलिमेंट्स आपको किसमें दे रखे बेटा, +7। और सुने, +7 इस ग्रुप की हॉर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, +6 इनके हॉर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अभी हमने क्या लिखा कि डाउन द ग्रुप जाने पर हॉर्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब Mn+7, टेक्नीशियम +7 और Re+7 में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा +7 में स्टेबल कौन होगा, Re। जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहेगा, जबकि Mn और टेक्नीशियम कंपैरेटिवली अपनी स्टेट चेंज करना चाहेंगे। और स्टेट चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो उससे ऊपर चले जाओ या उससे नीचे चले जाओ। ऊपर तो ये जा नहीं सकते, तो ये यहां से कहां जाएगा, नीचे। ये सबसे पहले नीचे उतरेगा, जो सबसे पहले नीचे उतरेगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यही बात किस पे अप्लाई हो जाएगी बेटा, क्रोमियम पे भी हो जाएगी इस ग्रुप के लिए। तो ये दोनों अपने अपने ग्रुप के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये दोनों अपने अपने ग्रुप के रिस्पेक्ट में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अब इतना आप जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट वीक हो जाएगा, और अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसके लिए इनकी स्टेट उल्टी दी जाएगी। अभी हमने इनको हॉर्स में लिया, तब ये लॉस में दिए होंगे आपको, ठीक है। पर एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, इसीलिए उतना ही बताया जा रहा है आपको, अननेसेसरी चीजों पे है ना अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बेटा, है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेकर या स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेकर बात करी हम लोगों ने। इसके बाद एक और पॉइंट आता है ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स को लेकर। ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स को लेकर देखिए, कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट जनरली या तो ऑक्सीजन के साथ दिखाता है या फ्लोरीन के साथ दिखाता है। ऐसा क्यों, और हम हाईएस्ट स्टेट जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब क्या है। कल हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा टेबल बनाया था, उसमें आप देखें पूरे 10 एलिमेंट्स में तो मिनिमम स्टेट +1 और मैक्सिमम +7। तो जो +1 +2 टाइप का स्टेट है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 4, 5, 6, 7 टाइप के स्टेट की। जनरली अगर एलिमेंट पे +4 या +5 या +6 या +7 टाइप का चार्ज लाना है तो ये कारनामा करने में केपेबल कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा अगर कोई एलिमेंट है और वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा है तो ये पहली बात तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जब ये जुड़े होंगे तो सारी डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेंगे। जब सारी डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेंगे
तो सामने वाले पे बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस आ जाएगा और उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो किसी भी एलिमेंट पे अगर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाना है तो ये कारनामा कौन कर सकता है बेटा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्साइड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के कारण। फ्लोरीन लग सकता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसका रीजन कुछ और है। ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, हेडिंग डाल लें, ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स लिखिएगा। जनरली an element exhibits its highest oxidation states. Generally an element exhibits its highest oxidation states with fluorine or oxygen. आगे लिखें उसमें, oxides are comparatively more stable. Due to multiple bond formation tendency. Oxides are comparatively more stable due to multiple bond formation tendency. चलिए, अभी ये जो बात आपको लिखाई गई, इसके कंटेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर, और हम वैसे स्पीशीज ले रहे हैं जो एनसीईआरटी डी ब्लॉक में आपको दे रखे हैं। जैसे इधर ध्यान दें, 3 स्पीशीज की बात होगी, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज की, और इन्हीं के ऊपर मेनली लिखा भी गया है। तो वेनेडियम का VF5, V2O5, VO4 3- या VO2+1 इस तरह का हमने लिख दिया। क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो CrF6, CrO3, क्रोमेट और डाइक्रोमेट बना दे रहा हूं, CrO4-, CR2O7 2-, इस तरह के स्पीशीज लिख दिया। मैंगनीज की बात करें तो MnF7, MnF4, इसी तरह से लिख दिया मैंने, MnO4-, मैंगनेट, MnO4 2-, पर मैंगनेट और मैंगनेट की बात कर रहे हैं यहां पर। एक लिख दिया MnO3F, एक लिख दिया Mn2O7। ये कुछ स्पीशीज अभी मैंने आपके सामने लिखे। अब इनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में पहले बात तो ये आनी चाहिए कि जिनके बारे में आप पढ़ते हो, प्रॉपर्टी पढ़ते हो, पता होना चाहिए वो एग्जिस्ट करता है, पहली बात तो, ठीक है। पर लॉजिक समझे क्या है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सारी जगहों पर आपको एलिमेंट जनरली इनके हाईएस्ट स्टेट के दिखा रखे। आप देखो वेनेडियम यहां पर कौन सी स्टेट का बेटा? +5, +5, +5 और +5। क्रोमियम यहां पर है हाईएस्ट स्टेट में +6, +6, +6 और +6। मैंगनीज यहां पर हाईएस्ट स्टेट +7, +7, +7, यहां पर भी +7, बस इन दोनों में स्टेट थोड़ी सी कम है, यहां पर +6 है और यहां पर +4 है। लेकिन आप देखें, पहली बात, जो भी एलिमेंट है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के रेंज में, तो ये एग्जिस्ट करने के केपेबल बनते हैं। अगर रेंज से बाहर होते तो हम बोल देते कि एग्जिस्ट नहीं करता, अभी रेंज में। दूसरी बात, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये 4, 5, 6, 7 टाइप की स्टेट्स हैं। 4, 5, 6, 7 टाइप की स्टेट हर किसी के साथ नहीं बन सकती। ऐसी स्टेट्स के लिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और आप हर कंपाउंड में देख सकते हैं आपको फ्लोरीन या ऑक्सीजन साथ में दिख रहा है, और इस वजह से इन सबको एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो इसमें से सारी चीजें जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। केवल 2 चीजों में दिक्कत है यहां पर। पहला MnF7, ये जो है इसमें प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। खैर, इसके बारे में बात करते, बाकी सब आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा, MnF7 एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिल रहा। कारण क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। हम लोगों ने देखो Mn पे +7 आ रहा है बेटा, +7 चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है, और इतना चार्ज मतलब जब ला ही नहीं सकता कोई, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही ला सकता है, तो इतना बड़ा चार्ज नॉर्मली आता नहीं किसी स्पीशीज पे। और जब +7 आएगा तो मैंगनीज का साइज बहुत छोटा हो गया होगा, और अगर सेंट्रल एटम बहुत छोटा हो गया और साथ में 7 साइड एटम आ रहे हैं तो उसका एग्जिस्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसको अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूं तो जैसे हम लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वैसे फोर्थ पीरियड के ये, फोर्थ पीरियड का भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, 6 से ज्यादा नहीं होता। तो आप MnF7 में अगर आप देखें तो मैंगनीज फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है बेटा, फोर्थ पीरियड का भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और अगर आप यहां देखें तो 7 आपको दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सिर्फ इसकी बात नहीं है, बात इन दोनों की भी है। इसमें आप देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेंज में आ गया, लेकिन ये भी एग्जिस्ट नहीं करते बेटा।
और कारण वही है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि Mn का चार्ज यहां पर आप देखें बहुत ज्यादा है, और ये इतना ज्यादा चार्ज होता है कि मैंगनीज का साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो जाता है और उसके आसपास ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। जैसे MnF6 और CrF6 को कंपेयर करने में आता है, ये एग्जिस्ट नहीं करने का मेन कारण है कि ये तो स्टेट ही स्टेबल नहीं है, मैंगनीज की +5 स्टेबल ही नहीं होती। पर इसको और इसको देखें, मैंगनीज की +6 स्टेबल है, पर ये क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि क्रोमियम का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, मैंगनीज छोटा होता है। क्रोमियम का साइज बड़ा है, मैंगनीज का साइज छोटा है, और जब इस पे +6 आएगा और इस पे +6 आएगा तो ये छोटा ही रहेगा, और जब छोटा रहेगा तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा, कंपैरेटिवली इसमें नहीं लगेगा। ये क्यों बताया आपको? आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि मैंगनीज फ्लोरीन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स में, बाइनरी कंपाउंड का मतलब आपको बहुत बार बता चुका हूं, मैंगनीज फ्लोरीन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स में हाईएस्ट कौन सा कंपाउंड बनाता है? तो हाईएस्ट कंपाउंड बनता है MnF4। MnF5 नहीं बनेगा, MnF6 नहीं बनेगा, MnF7 नहीं बनेगा। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या मैंगनीज कभी फ्लोरीन के साथ अपना हाईएस्ट स्टेट +7 दिखा सकता है? तो यस, वो फ्लोरीन के साथ अपना हाईएस्ट स्टेट +7 दिखा सकता है, लेकिन वो कंपाउंड बाइनरी नहीं होगा, वो कंपाउंड टर्नरी होगा। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो बाइनरी कंपाउंड में मैंगनीज और फ्लोरीन का जो हाईएस्ट कंपाउंड बनता है वो बनता है बेटा MnF4। चलो बेटा ना, नेक्स्ट यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं आपके सामने। अभी ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ा था कि जनरली मेटल्स की जब बात करते हैं तो जैसे किसी भी सेम एलिमेंट के आप स्टेट बढ़ाते जाएंगे तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ EN बढ़ता है, और EN बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। हमने 2 क्वेश्चन करे थे क्रोमियम और मैंगनीज के पीरियोडिक टेबल में, CrO, Cr2O3, CrO3, MnO, MnO2 और Mn2O7, और उसमें देखा था शुरू वाले बेसिक थे, बीच वाले एम्फोटेरिक थे और बाद वाले एसिडिक थे। और ये 2 इक्वेशन आपको उस टाइम पे भी लिखाई गई थी, तो वही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। +1, +2, +3 में जो ये मेटल्स आपको दिख रहे हैं उनके ऑक्साइड जनरली कैसे मिलेंगे? बेसिक, क्योंकि लोअर स्टेट है। जैसे आप थोड़ी और स्टेट बढ़ाएंगे तो उनमें थोड़ा बहुत एम्फोटेरिक नेचर आ जाएगा, और आप और ज्यादा स्टेट बढ़ा देंगे तो उनमें कौन सा नेचर आ जाएगा बेटा? एसिडिक नेचर आ जाएगा। ये जनरल लिखा हुआ है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। जैसे Cr2O3 है, इसमें क्रोमियम +3 है, लेकिन हम जानते हैं, इसको पढ़ भी चुके हैं कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है +3 में भी, ठीक है। इसी तरीके से इन 2 एलिमेंट्स के ऊपर बात हो रही है। हमने पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक या एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन क्या कोई मेटल का ऑक्साइड ऐसा भी होता है जो एसिडिक होता है? तो यस, Mn2O7 और CrO3 आपको लिखाया गया था।
Mn2O7 का एसिडिक नेचर कैसे पता चलता है? तो आप पानी में डालें, आप भूल जाइए Mn को, आपको मैंने कल बोला था क्लोरीन, Mn इक्विवेलेंट टू क्लोरीन मान के चल रहे हैं आप, तो Mn को आप क्लोरीन माने तो Cl2O7 है, और Cl2O7 को आप पानी में डालेंगे तो याद करिए किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो उसी स्टेट का हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड आपको मिलेगा, और यहां पर आपको मिलता है +7 का ऑक्सी एसिड। इसी तरह से क्रोमियम भी एक ऑक्साइड है, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डाला तो उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलेगा। अब आप देखो इसमें 2 एसिड लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो दोनों एसिड्स मिले, एक क्रोमिक एसिड मिला और एक डाइक्रोमिक एसिड मिला, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे जब हम क्रोमेट और डाइक्रोमेट पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि pH <7, pH <7, एसिडिक मीडियम में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो दोनों लिखे गए हैं। जैसे ही आप मीडियम बदलोगे रिएक्शन किसी एक की तरफ चली जाएगी, जैसे मान लो आपने एसिडिक मीडियम ले लिया यहाँ, तो सारा H2CrO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया सारा H2Cr2O7 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2CrO4 में। तो ये दोनों रिएक्शन एज इट इज आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं एक और ऑक्साइड की, और वो ऑक्साइड है बेटा V2O5, जिसके बारे में एनसीईआरटी लिखता है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखेगा V2O5 is amphoteric. V2O5 is amphoteric but mainly acidic. V2O5 is amphoteric but mainly acidic. ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करें। देखिए V2O5 एम्फोटेरिक है, कोई भी चीज अगर एम्फोटेरिक है तो उसकी दो मीनिंग निकलते हैं कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, दोनों की तरह काम कर सकता है, बट आगे क्या लिखा है? इट इज मेनली एसिडिक। मैंने आपको ऐसा मेटलॉइड्स के बारे में भी बोला हुआ है पहले कि मेटलॉइड वो चीज होती है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम कर सकता है, बट दोनों का कैरेक्टर कभी भी बराबर नहीं होता, कोई एक डोमिनेट करता है। वैसे अगर कोई एम्फोटेरिक है तो उसमें दोनों कैरेक्टर बराबर कभी भी नहीं होंगे, कोई एक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, और V2O5 का डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा होता है बेटा? एसिडिक होता है। वही बात ये लाइन लिखना चाह रही है। इसके अलावा और सुनो, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि V2O5 जो है ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में अपने ऑक्सी कैटायन और ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन करता है। इधर देखें, ऑक्सी कैटायन और ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन करता है। ये वेनेडियम का ऑक्सी एनायन है और ये वेनेडियम का ऑक्सी कैटायन है, इसके फॉर्मेशन की बात आती है। तो अब जब उस लाइन को पढ़ा जाता है ना, तो उस लाइन को पढ़ते वक्त मिस इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि वहां पर लिखा कुछ इस तरीके से है कि एसिड एज वेल एज अल्कली मीडियम इट फॉर्म्स VO2 प्लस एंड VO4 3 इस तरह से लिखा हुआ है। तो पढ़ते वक्त जो समझ में आता है और हकीकत जो है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है वो समझिए। जब V2O5 एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मीडियम भी लिख के आए तो आप समझेंगे कि V2O5 इज रिएक्टिंग विद एसिड, और यहां पर मैंने बेस लिख दिया, मतलब V2O5 किससे रिएक्ट कर रहा है? बेस से। ये बात बताओ, V2O5 कैसा है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक है तो ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। अभी इसके सामने एसिडिक मीडियम आ गया, मतलब कोई एसिड आया, तो जब सामने एसिड आया तो ये खुद किसकी तरह काम करेगा? बेस। और जब सामने बेस आया तो ये खुद किसकी तरह काम करेगा? एसिड। अब एक बात बताइए, इसमें कहां पर ऑक्सी कैटायन बनेगा, कहां पर ऑक्सी एनायन बनेगा? तो समझाने वाले इसको इतने तसल्ली से समझाते हैं कि एसिडिक मीडियम में भी दोनों बन सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी दोनों बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो लाइन का मीनिंग कुछ और है, और वो लाइन का मीनिंग क्या है वो समझिएगा ध्यान से। जब हम बात कर रहे हैं तो आपने सॉल्ट एनालिसिस नाम की चीज पढ़ी होती है। सॉल्ट कोई भी बनता है तो सॉल्ट में क्या क्या चीज आती है? एक तो कैटायन आता है और एक एनायन आता है। सॉल्ट में कैटायन वाला पार्ट कहां से आता है? एनायन वाला पार्ट। अब खुद सोचिए, तो कौन से मीडियम में क्या बनेगा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहां पर ऑक्सी कैटायन बनता है, कहां पर ऑक्सी एनायन बनता है। दोनों में दोनों नहीं बन सकते हैं। अगर कोई बताता है तो यकीन मानिए हाँ हो चुका है आपके साथ, ठीक है। लिखें इसको, इसी तरह से लिख लें, स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, रिएक्शन देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कहां पर क्या बनाना है।
चलिए बेटा ना, अब ये तो सारे ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स वगैरह के बारे में बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, है ना। और क्वेश्चन जब भी आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो आपको समझ में आना चाहिए ईसीएस की बात हो रही है एक तरह से, लेकिन आप जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईसीएस पढ़ते हो और यहाँ पर जो हम बात करने वाले थोड़ा डिफरेंस है, मतलब है तो ईसीएस ही, बट यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहे होंगे, और जब भी आप स्टेट बदल देंगे तो ऑब्वियसली वहां पर एन का वैल्यू जो होता है ना, नर्स्ट इक्वेशन में जो एन का वैल्यू होता है वो बदल रहा होगा, या टेम्परेचर बदल रहा होगा, या बहुत सारी चीजें कुछ बदल रही होंगी, उसकी वजह से आपको यहाँ पर ऑर्डर अलग मिलेगा। तो जो ईसीएस आप पढ़ते हो उसको साइड ही रखिएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी ने इनके लिए वैल्यूज दे रखी है, एक +3 से +2 में जाने का वैल्यू दे रखा है, और एक +2 से 0 में जाने का वैल्यू दे रखा है। जो वैल्यू एनसीईआरटी ने दे रखा है उसी का ऑर्डर हम लोग यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पहले इसके बारे में कुछ जनरल बातें कर दे रहा हूं। हम लोग यहाँ पर मेटल्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो बेटा मेटल जनरली आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, और जब आप है ना ईसीएस पढ़ते हो तो आप इस तरह से हाफ सेल लिखते हो बेटा, जैसे हमने लिखा कॉपर सॉलिड और कॉपर +2। इसका कहने का मतलब क्या होता है, आप सॉलिड से कहां जा रहे हो बेटा, एक्वस में जा रहे हो, आयनिक फॉर्म एक्वस में बना रहा है। तो मेटल जनरली कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड, और सॉलिड से एक्वस में इसका एक्वेटेड आयन बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है उससे आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल नाप रहे होते हैं। तो वो कैसे होता है, मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में मिलता है, बॉर्न हेबर साइकिल याद करिए, सॉलिड से पहले इसको सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो मेटल बनेगा गैस, गैस में फिर आप इसको आईई दोगे, वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं, आपने आई दी, मेटल पे आ गया N पॉजिटिव चार्ज, अभी भी ये गैस है, और जैसे ही आप इसको पानी में ले जाएंगे तो आपको मिलेगा M+ एक्वस, ये मिल गया। तो ये जो हाफ सेल लिखा जाता है ना ये वाला, इसका मतलब होता है यहां से लेके यहां तक की पूरी प्रोसेस कंबाइन करके, ठीक है। और जब ये प्रोसेस कंबाइन हो रही है तो बेटा इस प्रोसेस में जैसे ही आपने गैसियस को पानी में डाला तो ये आयन है, ये डाइपोल है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर आपको किसी भी मेटल का ये हाफ सेल वाला वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो आपको उसकी सब्लिमेशन एनर्जी पता होनी चाहिए, आपको उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पता होनी चाहिए, और आपको उसकी हाइड्रेशन एनर्जी पता होनी चाहिए। और हर मेटल के लिए सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन अलग अलग होगी, और ऑब्वियसली अगर आप +1 बनाना चाहोगे तो एक ही आई आएगी, +2 बनाना चाहोगे तो 2 आई आएगी, आप +1 से +2 बनाना चाहोगे तो फिर आई कुछ और हो जाएगी। तो ये वैल्यूज याद कर पाना फिजिबल नहीं है, और इसीलिए आपको ईसीएस का ट्रिक वगैरह बता के सॉल्व करवा दिया जाता है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है। पर इसका लॉजिक ये है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है हेलोजेंस के बारे में, ये इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हेलोजेंस के बारे में क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में। अभी हम लोग मेटल्स की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो रही थी। फ्लोरीन और क्लोरीन में आप जानते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसका बेटा, फ्लोरीन का। लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले बॉर्न हेबर साइकिल एनायन साइड का याद करो, ये तो कैटायन साइड का, एनायन साइड का याद करो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आता था, F2Cl2 होता था, तो हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देते थे आप। तो इसके लिए जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, फिर ईए देंगे, और फिर पानी में ले जाना है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म बनाना है आपको, क्योंकि ईसीएस की बात हो रही है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा और फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। एक्सेप्शन था फ्लोरीन में लोन पे रिपल्शन था। ये भी पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा और सेकंड पीरियड वालों का कम। लेकिन जब ये एनायन बना और ये एनायन बना तो इसका आयन डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है, और इसका आयन डाइपोल अट्रैक्शन कम होगा, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम। अब आपसे क्वेश्चन ये बोलता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा, क्लोरीन का ईए भी ज्यादा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाता है। तो उसका रीजन है कि तीनों एनर्जीज में डोमिनेट कौन कर जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपसे कभी पूछेंगे भाई फ्लोरीन इज हैविंग ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, जबकि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ईए भी कम होता है फ्लोरीन का, लेकिन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो डोमिनेट कर रहा है वो किस बेसिस पे डोमिनेट कर रहा है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे डोमिनेट कर रहा है। चलिए आइए यहां पर। अब इसमें हम जब बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने दो ऑर्डर आपको दे रखे, एक तो M+3 से M+2 का, और एक M+2 से M0 का, और इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक बात बताइए, अभी जो मैंने हाफ सेल लिखे दोनों में आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं, M+3 से M+2 जा रहा है या M+2 से 0 जा रहा है, और जिसका रिडक्शन सबसे आसानी से होगा वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
और अगर किसी का रिडक्शन आसानी से होना है तो ये आपको ई नॉट देख के कैसे पता चलेगा? जिसका ई नॉट पॉजिटिव होगा, भाई जिसका ये वैल्यू मोर पॉजिटिव होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, और जो जल्दी रिड्यूस होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो उसका ऑर्डर बनवा दे रहा हूं, बेसिकली वैल्यू बेस्ड है। यहां पर जो ये 6 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये वैल्यू बेस्ड है। एनसीईआरटी में इसका वैल्यू दे रखा है पूरा आपको, और ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अभी एक बात समझिए, इसमें 6 ही एलिमेंट क्यों लिए? 3D में टोटल 10 एलिमेंट, 10 में से 6 लिए गए, बाकी क्यों नहीं लिए गए? उसका कारण है कि बाकी जो एलिमेंट है वो ये स्टेट नहीं दिखाते। जैसे स्कैंडियम गायब है, कॉपर गायब है, जिंक गायब है, निकल गायब है, तो वो जनरली स्टेट को प्रेफर नहीं करते, इसीलिए वो यहां पर नहीं आ रहे। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि इन तीनों में, इन 6 के 6 में जब आप इधर जा रहे हो तो यहां पर ई नॉट का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा होता है। इस तरह से इसको अरेंज किया गया है कि इसका ई नॉट का जो ये वैल्यू है ये कम है, और उसका ई नॉट का जो वैल्यू है वो ज्यादा है। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो शुरू के 3 का नेगेटिव ई नॉट है और बाद के 3 का पॉजिटिव ई नॉट है। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर ई नॉट +3 से +2 का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। अब आप खुद बताइए, अगर इसका ई नॉट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है +3 से +2, तो इसका रिडक्शन सबसे पहले होगा, और इसका रिडक्शन सबसे पहले होगा तो ये सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन कौन सी स्टेट में? +3 स्टेट में। अगर मैंने ये घुमा दिया तो फिर आपको समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से ये भी घूम जाएगा। फिर आपसे पूछा क्रोमियम +3 दिया और कोबाल्ट +3 दिया, और बोला दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बताइए। क्रोमियम +3। क्यों? क्योंकि उसके लिए वैल्यू नेगेटिव है, तो ये +3 से +2 में जाना नहीं चाहता, तो ये +3 में रहना चाहता है, जबकि ये +3 से +2 में जाना चाहता है। तो क्रोमियम +3 में ज्यादा स्टेबल है, जबकि कोबाल्ट +2 में ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह की, तो मैं जो बोल रहा था आपने, आपको एनसीईआरटी ने बनाया है, तो यही तो थे दोनों, T2G हाफ फील्ड और D5 हाफ फील्ड। वो एक्चुअल में Mn+3 से +2 में जाना चाहता था, तो +2 में जब जाएगा तो D5 बन जाएगा, और D5 बन जाएगा तो एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया कि उसका D5 स्टेबल है ना। तो इसमें 3 और 2 में से आपको 2 दे रखा था वहां पर, क्रोमियम +2 D4 था। ये D4 से D3 में आना चाहता। क्यों? क्योंकि ये 3 से 2 में जाना नहीं चाहता, ये 2 से 3 में आना चाहता है। अब जब 2 से 3 में आ रहा था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था D3, और D3 बन रहा था तो एनसीईआरटी उसको बोल रहा है T2G हाफ। T2G का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर लेना देना किसका है? ई नॉट का है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब वो भले डी, मान लो ये D4 होता, मतलब D3 होता और D3 से D4 जाता, तो फिर कुछ और रीजन लिख दिया जाता कि D4 इस वजह से हो रहा है, वैसा हो रहा है। कारण T2G EG कुछ भी नहीं है, कारण है ई नॉट का वैल्यू। ई नॉट इस बात को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इधर आइए। अब इस पे एक काम करो, पहले ये तो लिख लो, क्वेश्चन एक दो लिखा देता हूं उसके ऊपर, फिर बात करते हैं आगे। चलिए बेटा, है ना, इस पे क्वेश्चन पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर M+2 और M0 की बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग acts as strongest oxidizing agent, which of the following acts as strongest oxidizing agent in +3 oxidation state? Which of the following acts as strongest oxidizing agent in +3 oxidation state? ऑप्शंस लिखिएगा। पहला ऑप्शन टाइटेनियम, दूसरा ऑप्शन लिखे
वेनेडियम, तीसरा ऑप्शन लिखें क्रोमियम, चौथा ऑप्शन लिखें कोबाल्ट। आंसर इज कोबाल्ट। एक और क्वेश्चन लिखें इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज has positive value of E naught m plus 3 oblique m plus 2। हाफ सेल दिया हुआ है E naught m plus 3 m plus 2। Which of the following has positive value for E naught m plus 3 oblique m plus 2? ऑप्शंस यही चारों हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन अगेन इज कोबाल्ट, क्योंकि क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का ई नॉट वाला वैल्यू नेगेटिव है और कोबाल्ट का ई नॉट वाला वैल्यू क्या दे रखा है, +3 से +2 में पॉजिटिव। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना हमेशा ये 3 से 2 का है, 2 से 3 करेगा तो सारी कहानी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, इसलिए उसका भी ध्यान रखे। चले अब आते हैं +2 से 0 पे। इसका भी ऑर्डर दे रखा है और इसमें जैसे ऊपर 6 ही एलिमेंट है, नीचे वाले में 9 एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट गायब होगा और वो एलिमेंट होगा स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम 2 नहीं दिखाता, 3 दिखाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखे थे सब +2 जरूर दिखाते थे और 0 तो सबका नेगेटिव फॉर्म होता ही है। तो यहां पर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैं लिख देता हूं। ये टोटल ऑर्डर है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर के साथ आ जाएगा ना। इसमें बस स्कैंडियम गायब है क्योंकि स्कैंडियम +3 दिखाता है केवल, +2 नहीं दिखाता, और ये सारी ऑर्डर है। इसमें ऊपर जैसा ही कंडीशन है लगभग। लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर आपसे पूछे तो बेटे यहां पर भी ई नॉट का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बढ़ रहा है, और इनमें से शुरू के सारे नेगेटिव ई नॉट रख रहे होते, ऊपर वाले में तो हाफ हाफ था और इसमें केवल एक ही पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव कौन होता है बेटा, कॉपर। और ये कॉपर का जो पॉजिटिव है ये मेरे हिसाब से आप है ना छापा से याद रख सकते हैं कि छापा वाला एक ही एलिमेंट है यहाँ पर कॉपर, तो ये H के नीचे आता है, तो इसका पॉजिटिव है, बाकी सबके सब क्या है बेटा, नेगेटिव है। और या फिर अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व कर रखा है तो कम से कम जिंक और कॉपर की वैल्यू तो याद होनी चाहिए आपको। एक 0.76 होता है माइनस और एक +0.34, कॉपर ही होता है +0.34, तो एक ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद अगले पॉइंट की तरफ या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेलाइटिक एक्टिविटी। कैटेलाइटिक एक्टिविटी, चलिए कैटेलाइटिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो क्या कंडीशन है, देखिए हम लोगों ने नेम प्रोसेस पढ़ी थी बेटा 4, एक हेबर, ऑसवाल्ड, कॉन्टैक्ट और डिकॉन्स। उन सब में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज हुए थे ये आपको पहले से ही पता है, और सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं तो उसमें भी बहुत सारे कैटलिस्ट आपके सामने आए होंगे और बाकी ऑर्गेनिक में भी आएंगे कैटलिस्ट। तो आपको इतना पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। उसका कारण होता है कि दे कैन अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इनके सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। कैटेलाइटिक एक्टिविटी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपाउंड्स कैन शो catalytic activity. D block elements oblique compounds can show catalytic activity as they can show variable oxidation states, as they can show variable oxidation states, as they can show variable oxidation states। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, इसलिए कैटेलाइटिक एक्टिविटी दिखा सकते हैं बेटे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। कैटेलाइटिक एक्टिविटी में बाकी जो कैटेलिस्ट वगैरह के फॉर्म में यूज होते हैं वो तो आपको याद करने पड़ेगा, बट एक रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी हुई है इसके बारे में जो आपको समझना है। I- का रिएक्शन S2O8-2 से दिया हुआ है और ये Fe+3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, I- जो है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, और S2O8 यहां पर काम करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेटा अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो वो I- को ऑक्सीडाइज करेगा, और हेलोजन जब भी -1 से ऑक्सीडाइज होगा तो 0 पे जाता है। ये कई बार आप पी ब्लॉक में देख चुके हैं, और ये सामने वाला खुद रिड्यूस हो रहा है, और ये जो सामने वाला स्पीशीज आपको दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका नाम होता है परऑक्सो डाइसल्फेट आयन, मार्शल एसिड का आयन है बेसिकली।
तो peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता था और इसको इक एसिड का आयन 8 बनेगा तो peroxo डाइसल्फेट बोल दिया। इसका एक और नाम लिखा जा सकता है पर सल्फेट आयन। एनसीईआरटी में दो अलग जगह इसके दो अलग नाम दिए, एक इक्वेशन आपके सामने और एक और कल डिस्कस होगी। तो एक जगह पर peroxo डाइसल्फेट peroxo डाइसल्फेट दे रखा और एक जगह पर सल्फेट दे रखा, दोनों नाम इसी के हैं। सुने, जब भी ये peroxo डाइसल्फेट आएगा या पर सल्फेट आयन आएगा, यहां पर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद क्या होगा, रिड्यूस। जब ये रिड्यूस होता है तो ये रिड्यूस होकर हमेशा सल्फेट में चेंज होगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 2-3 जगह काम आएगा आपको इस तरह से। तो ये सल्फेट में जाएगा। अब एक बात आती है यहां पर कि देखिए आयोडीन -1 से 0 जा रहा है, रिडॉक्स होते हुए दिख रहा है। यहां पर अगर आप सल्फर को देखेंगे तो सल्फर तो +6 से +6 में ही है बेटा, सल्फर का रिडक्शन नहीं हुआ है। यहां पर क्या, सल्फर का रिडक्शन नहीं हुआ है। सुने, रिडक्शन यहां पर सल्फर का नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। परऑक्सो डाइसल्फेट में परऑक्सी लिंकेज था बीच वाला, ओ वाला बॉन्ड, वो जो O था उस पे -1 और -1 था, और वो ऑक्सीजन यहां पर आके सल्फेट में जब हम बात कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन -2 में चेंज हो गए। जब -1 वाला ऑक्सीजन -2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन सल्फर का नहीं हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आइए इसी रिएक्शन को हम लोग कैटलिस्ट से देखें तो ये तो सिंगल स्टेप में लिखा दिया, लेकिन कैटलिस्ट क्या रोल प्ले कर रहा होता है वो समझाने के लिए यहां पर दे रखा है एनसीईआरटी ने। आपने Fe+3 को कैटलिस्ट लिया, पहले उसकी रिएक्शन किससे होगी, I- से। और ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि पहले इससे रिएक्ट कराना है, इससे रिएक्ट कराना है, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां ले लिया तो +3 से ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि इसके लिए फिजिबल नहीं है। तो पहले ये I- से रिएक्ट कर रहा है, और I- किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। उसने बदल दिया Fe को +2 में, और I- किस में चेंज हो गया, I2 में। एक पार्ट हो गया बेटा रिएक्शन। अब ये जो Fe+2 है ये वापस अपने सरफेस में किसके साथ चिपक जाएगा बेटा, H2O8-2, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe+2 को वापस से +3 में बदल देगा और खुद चेंज हो जाएगा सल्फेट में। और आप देखिए कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन में जिस तरह से गई थी वैसी की वैसी रिकवर हो जाए। और अब जब इन दोनों रिएक्शंस को आप एडअप करोगे तो इन दोनों को सम करने पर जब आप रिएक्शन निकालेंगे तो यही रिएक्शन मिल जाएगी, +3 +3 +2 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, I- H2O8 मिलकर I2 और SO4 -2 में चेंज हो जाएंगे। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में, कभी आ जाए तो आइडिया होना चाहिए।
चलिए मैग्नेटिक नेचर के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, है ना। मैग्नेटिक नेचर में क्या क्या पॉइंट्स है। मैग्नेटिक नेचर में ज्यादा कुछ हमको अलग से डिस्कशन करना नहीं है, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिया है ऑलरेडी। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में याद करिए तो हम लोगों ने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, √n n+2 बोहर मैग्नेटॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे उतने पॉइंट समथिंग समथिंग इस तरह से पढ़ चुके हैं ये सब। तो इसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करें। आपने सिलेबस में कौन पैरामैग्नेटिक होता है ये बहुत बार पढ़ लिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डायामैग्नेटिक। हम लोग इसी से डील करते हुए आ रहे हैं बार बार। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये भी आप देख चुके हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर लास्ट में एक आर्टिकल दे रखा है पूरा 1.11, है ना। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में दे रखा है आपको, पैरा, डाया, फेरो, फेरी, एंटी फेरो। उसको पढ़ के भी जरूर जाना है, ये बात ध्यान रखना। वहां पर आप उसको जरूर पढ़ें, चाहे अब यहां पर आपको सॉलिड में बता दिया गया हो, चाहे मैग्नेटिज्म में बता दिया हो, जहां भी बताया हो आप उसको पढ़ के जरूर जाएंगे। और एनसीईआरटी लिख लेना यहां पर, है ना टॉपिक। एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट चैप्टर टॉपिक 1.11, है ना, लास्ट में बिल्कुल मिल जाएगा एनसीईआरटी में। इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। और वहां पर पैरा और डाया मत पढ़ना, बाकी उसके अलावा जो फेरो, फेरी, एंटी फेरो है वो जरूर पढ़ के जाए। और उसमें भी आपको पढ़ना क्या है, उसके एग्जाम्पल लिख लेना, बस सीधी सीधी बात है। क्योंकि पैरा और डाया पहचानना आपको आता है, फेरो, फेरी, एंटी फेरो जब पहचानने जाओगे तो वो अलाइनमेंट से देखा जाता है। पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन, वो आप करते जाओगे ना, नहीं होगा आपसे, यकीन मानिए नहीं होगा। इसलिए आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल याद करने हैं और एग्जाम्पल याद करके जाना है आपको। इसमें से फेरोमैग्नेटिक के बारे में मैं बस थोड़े से एग्जांपल आपको लिखा दे रहा हूं, पर मैं फिर से बोल रहा हूं वो पूरा टॉपिक आप पढ़ना अच्छे से, एग्जांपल याद करने मिलिए आपको। फे, को, नी, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बेटे, जिनसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस तरह की बात होती है। गैडोलिनियम भी इसमें आता है, वहीं पे दे रखा आपको। और क्रोमियम का ऑक्साइड भी इसमें आता है, वो भी दे रखा आपको एनसीईआरटी में। तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे। फेरो, फेरी या तो यहां लिख लेना या सॉलिड स्टेट कहीं पे लिख लेना आपके नोट्स में, चाहे फिजिक्स में लिख ले, कहीं भी लिख ले। उसमें जो एग्जाम्पल दिए फेरो, फेरी, एंटी फेरो, उनको लिख लेना और उनको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट वही एग्जाम्पल आते हैं। आपने देख रखा होगा, टिक हो जाएगा, वरना फिर आप अलाइनमेंट चेक करने बैठ जाओगे और वो आपसे नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। एम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल देता था। पैरा और डाया में तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन फेरो, फेरी, एंटी फेरो के वही एग्जाम्पल देता है जो एनसीईआरटी में तीन चार एग्जाम्पल लिखे, इसलिए उनको याद जरूर कर लेना बेटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक नेचर के बाद अगला जो प्रॉपर्टी आता है, कैटालाइटिक तो हमने पढ़ लिया। एक टॉपिक आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था जब कार्बाइड्स पढ़ा था। तो कार्बाइड्स में हमने पढ़ा था आयनिक कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। और उस टाइम पे मैंने आपको ये लिखवाया भी था कि डी एंड एफ ब्लॉक के जो कार्बाइड्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल होते हैं और वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेसिकली, वो समझने की कोशिश करें। तो बेटा ऐसा एक कोई लैटिस है, कोई प्योर मेटल का लैटिस है, और जब ये प्योर मेटल का लैटिस बना है तो इसमें इंटरस्टिशियल कोई साइट है, और उस साइट में आकर अगर कोई इंप्यूरिटी ट्रैप हो जाए तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और जितनी इंप्यूरिटी ट्रैप होगी उसके हिसाब से फॉर्मूला बदलता जाएगा, इसलिए ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। व्हेन एनी इंप्यूरिटी ब्रैकेट में लिखेंगे, एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन। व्हेन एनी इंप्यूरिटी ब्रैकेट में लिखें, एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन, bracket closed, get trapped inside the interstitial voids, get trapped inside the interstitial voids of any pure metal, get trapped inside the interstitial sites of any interstitial voids of any pure metal, full stop, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, 2-3 स्टेटमेंट से लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा। दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दे आर हार्डर देन प्योर मेटल्स, दे आर हार्डर देन प्योर मेटल्स।
दे आर हार्डर देन प्योर मेटल्स। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। चौथा पॉइंट लिखेंगे, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल्स, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल्स। ठीक है, कोई लैटिस था, लैटिस में जो वॉइड थे वॉइड भी भर गया। अब आप खुद सोच सकते हैं जो लिखाया गया आपको उसको समझने की कोशिश करें। नॉन स्टोइकोमेट्रिक तो समझ में आ रहा है क्योंकि इंप्योरिटी चेंज होगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो वॉइड्स थे, खोखलापन था, वो भर गया क्योंकि इंप्योरिटी आके बैठ गई उसमें। अब खोखलापन भर गया तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और केमिकली इनर्ट क्यों? क्योंकि अगर जगह खाली होती तो कोई आके रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी बनती है। अभी जो आ गया है, भर गया है, कोई आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए, और अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो कंपैरेटिवली ये क्या हो जाएंगे बेटा, केमिकली इनर्ट हो जाएंगे, है ना। ये सब बातें दे रखी है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ चले तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, तो अलॉय के बारे में भी कुछ बातें हम लोग एस ब्लॉक में पहले भी पढ़ चुके हैं, और अमलगम के ऊपर मेनली हमने बात करी थी वहां पर कि फेकोनी जो है वो अमलगम नहीं बनाता है, और उसमें बताया था आपको कि अलॉयज को सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स बोलते हैं, और इसमें साइज डिफरेंस मैटर करता है। 10 to 15% साइज डिफरेंस चलता है, उससे ज्यादा अगर साइज डिफरेंस होगा तो अलॉय का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बात आप कर चुके, तो आपको वो याद रखना है। अमलगम आप पढ़ चुके हो, ये सिर्फ इसलिए लिखाया जा रहा है कि आपको कम से कम इसमें दो अलॉयज याद रखने हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। वैसे तो बहुत सारे अलॉयज होते हैं, दोनों में कॉपर तो है ही, यहाँ पर कॉपर के साथ जिंक है, यहाँ पर कॉपर के साथ टिन है ना। ये आपको याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अमलगम आप पढ़ चुके हैं, इन दो अलॉयज को आप याद रखिए। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो अगला जो पॉइंट आता है इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम की ही चीज है। तो पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसलिए उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं अलग से कि कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं ये लोग। लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है यहां पर वो आती है कलर। कलर, ठीक है। कलर में डीडी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, बट एनसीईआरटी में कलर का पूरा एक टेबल दे रखा है आपको डी ब्लॉक के अंदर। एनसीईआरटी किसी बस है ना, एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स का एक पूरा कलर आपको दे रखा है। क्या कंडीशन देखें यहां पर, ये वाला पूरा एक टेबल दे रखा आपको। इस टेबल में बहुत सारे कलर्स दे रखे हैं आयंस के, और उन आयंस के कलर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो उन आयंस के कलर क्या क्या होंगे, है ना, वो आपको याद होने चाहिए। कभी भी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए तो कलर्स आपको पता होने चाहिए। तो उनमें से अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो वेनेडियम की 3 स्टेट है बेटा, वेनेडियम +2 +3 +4। इसमें से अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट, इसका कलर होता है ग्रीन, और इसका कलर होता है ब्लू। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम +3 और मैंगनीज +3, ये भी कैसे मिलते हैं बेटा, वॉयलेट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो निकल जो आता है, एक हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा था कॉम्प्लेक्स में, जहां पर निकल के साथ एक्वा कॉम्प्लेक्स था और उसमें EN हमने सब्स्टिट्यूट किया था, वहां पर भी मैंने बोला था निकल H2O6 एक्वा कॉम्प्लेक्स के कलर है ये सारे। ग्रीन कलर आपको दिया था, है ना, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं पहले। ये तीनों निकल +2, ठीक है। वेनेडियम +3 तो आपको दिख ही रहा है ग्रीन कलर का। Fe+2 भी जो है, ये मैं वैसे लिखा रहा हूं, ये तो मैंने सिर्फ वेनेडियम लिखा दिया आपको। अभी मैं वो बता रहा हूं जिनके सेम कलर है, दोनों वॉयलेट है, ठीक है ना। यहां पर इन तीनों का कलर ग्रीन है बेटा, जिनमें से निकल +2 आपको ऑलरेडी लिखाया जा चुका है कहां पर, कॉम्प्लेक्स में। वेनेडियम +3 का कलर ग्रीन है, ये यहां लिखा हुआ है। और Fe+2 और +3 ऑटो रिक्शा बताया था आपको, तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। इस तरह से आ गया। इसके अलावा कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +2 का कलर दे रखा है एनसीईआरटी। कोबाल्ट +2 का कलर होता है, सॉरी +3 का कलर होता है ब्लू, और कोबाल्ट +2 का कलर होता है पिंक। इसके अलावा कॉपर +2 सबको ही पता होना चाहिए, ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो Mn+2 का कलर पिंक, या फिर इसको कई जगह पर कलरलेस भी बोला जाता है, पर अभी आप एक्वा कॉम्प्लेक्स के हिसाब से इसको क्या मान के चलेंगे बेटा, पिंक। कलरलेस हम कहां मानेंगे, याद करिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था CO2 और SO2 का डिस्टिंग्विश करने का पढ़ा था हमने।
तो वहां पर केमेनो 4 जो पर्पल कलर का होता था वो कलरलेस हो जाता था, है ना। तो एक्वा कॉम्प्लेक्स है तो पिंक है, नॉर्मल है तो क्या होगा बेटा, कलरलेस होता है ये, ठीक है। किसी ने अगर टाइट्रेशन परफॉर्म किया हो, तो टाइट्रेशन करवाते वक्त जब केमेनो 4 को टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं, तो दो पर्पल कलर जो होता है टाइट्रेशन के एंड में, बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर आप लाइट में देख रहे होते हैं तो आपको कलरलेस दिखता है, और डार्क में देखते हैं तो हल्का सा पिंक दिखता है। ये वो वाला शेड चल रहा है कि पिंक और कलरलेस के बीच में चल रहा होता है, इसको बफ पिंक भी बोलते हैं। बफ पिंक मतलब बहुत ही लाइट पिंक होता है ये, तो वो कंडीशन आती है। इसके अलावा अगर आपको स्कैंडियम+3 दे दिया जाए, टाइटेनियम+4 दे दिया जाए, जिंक+2 दे दिया जाए, ये सारे D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, और ये सारे कैसे होते हैं बेटा, कलर लेस होते हैं। चलो बेटा ना, अब यहाँ पर आते हैं, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी थी डी ब्लॉक के अंदर वो कंप्लीट होती है आपकी। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जहां पर हमें कुछ कंपाउंड, दो ही कंपाउंड्स पढ़ने मिली, एक केमेनो 4 और एक K2Cr2O7, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। स्टार्टिंग विद केमेनो 4, ध्यान सुनिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। केमेनो 4 और K2Cr2O7 दोनों का प्रिपरेशन जो है ना वो लगभग एक जैसा है। पैटर्न समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक भी याद होता है ना तो दूसरा आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, थोड़ा सा कंडीशन एक जैसी कॉमन है, ठीक है। देखें इधर ध्यान से, सबसे पहली बात, जब आप केमेनो 4 और K2Cr2O7 का प्रिपरेशन करने जाएंगे, तो इन दोनों का
सबसे पहले प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमें प्रिपेयर करना है KMnO4, और KMnO4 की प्रिपरेशन अगर हम लोग शुरू करें तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी रिएक्शन MnO2 से, जो कि इसका एक और होता है, और ये पायरोल्यूसाइट और होता है, और ये पायरोल्यूसाइट और ब्लैक कलर का होता है। ध्यान सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं अभी। Mn+4 के अलग अलग कलर होते हैं। यहां पर ब्लैक कलर लिखा है, अभी थोड़ी देर के बाद जब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, याद करिए, तो मैंगनीज एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग रिएक्शन दिखाता है, तो उसमें Mn+4 आएगा। उस टाइम पे इसका कलर ब्राउनिश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ब्राउनिश। अभी क्या लिखा है? ब्लैक। ये ओर है, ओर में इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से ये ब्लैक कलर दिख रहा है, अदरवाइज प्योर फॉर्म में ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो अभी देखें, हमने पायरोल्यूसाइड ओर से शुरू किया, और अभी आप देखो मैंगनीज को +4 से +7 ले जाना है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए इसका क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग यहां पर पहले एक और चीज ऐड कर दे रहे हैं, KOH। सुनना मेरी बात ध्यान से, KOH, या फिर आप ले सकते हैं K2CO3। ये क्यों लिया? क्योंकि पोटेशियम चाहिए। पोटेशियम अभी इसके अंदर है नहीं, तो पोटेशियम लाने के लिए हमने KOH या K2CO3 यूज करा। अब इसका रेफरेंस आपको मिलता है, अगर आपको मेटलर्जी याद हो तो मेटलर्जी के अंदर आप बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस पढ़ते बेटे। वहां पर एक जगह आप NaOH यूज करते हैं और आप एक जगह Na2CO3 यूज कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसा बेयर्स प्रोसेस होता है, वहां पर सोडियम लाना होता है, यहाँ पर पोटेशियम लाना है, आप वही यूज कर रहे हैं। और क्यों यूज कर रहे हैं उसका कारण सुनिएगा। जब आप इसको ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हो आप, KOH K2CO3 ले सकते हो, जब ये रिएक्शन करेगा और सामने क्या चाहिए? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप ओजोन को यूज कर सकते हो। ओजोन एक ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप फ्लोरीन को यूज कर सकते हो। जब आप इसको यूज कर रहे होंगे तो ये इन्हें क्या कर देगा बेटा? ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा K2MnO4। यहां पर आपको मिल जाएगा K2MnO4। ये बना दिया। ये रिएक्शन पहले यहां पर जाकर रुकेगी एक बार, और यहां पर आप देखें तो मैंगनीज +4 से +6 में चेंज हुआ है। ये जो +6 आपको मिला है, इसको हम बोलते हैं, कंपाउंड का नाम होता है पोटेशियम मैंगनेट, है ना? ये पर मैंगनेट नहीं है, ये मैंगनेट है, और इसी तरीके से इसका भी नाम हो जाएगा बेटा पोटेशियम मैंगनेट। ये बना। लेकिन अभी आपको रिएक्शन यहां नहीं रोकनी थी, आपको रिएक्शन और आगे ले जानी थी, और आगे जब आप रिएक्शन ले जाएंगे तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? और ऑक्सीडाइज कराने वाले हैं। और इसका जो फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, उस फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास 2-3 मेथड्स होती है, जिनमें से एक मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। कौन सा मेथड होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, एनसीईआरटी में गिवन है। आप जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो K2MnO4 है, ये चेंज हो जाएगा KMnO4 में। ध्यान सुनते जाना। अभी ये एक स्टेप हुआ, इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? जो K2MnO4 है, इसका आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सुनते जाना, अभी लिखो मत कुछ भी, सुनते जाइए। K2MnO4 का आपने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराया। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराने पर ये किसमें चेंज हो जाएगा? Mn+6 से Mn+7 में। मतलब आपको K2MnO4 से क्या मिल जाएगा? KMnO4। इसके अलावा एक तो ये रिएक्शन हो गई। दूसरा रिएक्शन इसमें क्या आता है? दूसरा रिएक्शन ये आता है कि ये जो MnO4 2- है, एक और बात कर लेता हूं मैं, अलग से ही रिएक्शन लिखाता हूं आपको, एक लैब मेथड है इसका। लैब मेथड में क्या होता है? लैब मेथड में आपने लिया Mn+2, अलग से ही बात कर रहे हैं ना, ये अलग रिएक्शन, ये अलग रिएक्शन। लैब मेथड में आपने लिया Mn+2 और इसको रिएक्शन करा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पर सल्फेट का नाम लिया था, इससे रिएक्शन करा। ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये Mn+2 को सीधे फेंकता है Mn+7 में, और खुद जैसे वहां पर आयोडीन के साथ ये किस में चेंज हुआ था? सल्फेट में। वैसे यहां भी ये किस में चेंज हो जाएगा? सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें एक और बात आती है, ये दो स्टेप आपको लिखाई गई है, इसके अलावा यहाँ एक और रिएक्शन बन सकती है। वो रिएक्शन क्या बनती है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। पायरोल्यूसाइट है ये, है ना? ये नाम यहाँ पर लिख देता हूं, पायरोल्यूसाइट। कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है। इसमें एक और बात आती है कि MnO2 अगर आपने लिया और MnO2 की रिएक्शन आपने किससे करा दी बेटा? CO2 से। CO2 किसकी तरह काम कर रहा है? एसिडिक मीडियम की तरह काम कर रहा है।
एनसीईआरटी CO2 नहीं लिखता, एनसीईआरटी एसिडिक मीडियम लिखता है केवल, और इसीलिए मैं CO2 हटा दे रहा हूं, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, एसिडिक मीडियम। अगर MnO2 को आपने एसिडिक मीडियम दिया तो एसिडिक मीडियम में इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, और एसिडिक मीडियम में ये चेंज होगा MnO4 2 माइनस में और चेंज हो जाएगा Mn+2 में। तो यहां पर इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ये जो MnO4 -2 आपको मिला, ये MnO4 -2 का फिर हम क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा के आपको क्या मिल जाएगा कि MnO4 इस तरह से मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी रिएक्शन है जिसके थ्रू आप ये सब काम करा सकते हैं, लेकिन इनमें से लैब मेथड जो सबसे जरूरी है वो ये आपके सामने लिखी हुई है। और बाकी जो जनरल में बात कर रहा था, सुनते जाइए, जनरल जो मैं बात कर रहा था उसको भी बता देता हूं। अभी आप कुछ लिखो मत, आप सुनते जाइए बस, है ना। आज अभी हम इस पर डिस्कशन ही कर रहे हैं, सिर्फ लिखा कुछ भी नहीं रहा हूं। आता है दूसरा वाला रिएक्शन जो K2Cr2O7 है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि है ना ये आ गया FeO और Cr2O3। ध्यान से देखें, जब हम दूसरा ओर लेंगे, जैसे हमने अभी मैंगनीज का ओर कौन सा लिया बेटा, पायरोल्यूसाइड, हम क्रोमियम का ओर लेंगे और कौन सा लेंगे, क्रोमाइट। इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। इसमें आप क्रोमियम देखें तो अगेन क्रोमियम कौन से स्टेट का, +3। इसमें पहले जब आप रिएक्शन करेंगे तो पहले आपको मिलेगा Na2Cr O4 जो कि क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा, और 1 से 2 में, क्या बात समझ में आ रही है आपको। और वहां पर हमें क्रोमियम के सोडियम के बदले पोटेशियम लाना होगा, तो हम साथ में KCl का यूज करेंगे। बट ये एक बेसिक फिनोमिना बनने वाला है कि पहले आप इससे यहां पर जाएंगे, इससे यहां पर जाएंगे, और वैसे ही आप इसमें पहले यहां से स्टार्ट करके यहां पर जा रहे होंगे, और फिर यहां से आप आगे बढ़ के यहां तक जाएंगे, और एक अलग से मेथड आएगी। इसके अलावा सुनिएगा, जब MnO4- की बात की जाएगी तो इसका कलर कैसा होता है बेटा, पर्पल, है ना। और पर्पल अगर है तो इसकी जब प्रॉपर्टीज की बात होगी तो ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन दिखाता है। जैसे एसिडिक मीडियम हो गया, न्यूट्रल मीडियम हो गया, और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम हो गया। तो यहां पर ये +7 में है, +7 में मतलब अपनी हाईएस्ट स्टेट पे, और हाईएस्ट स्टेट पे तो खुद क्या होना चाहेगा, रिड्यूस, और रिड्यूस होना चाहेगा तो काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये +7 में है तो ये एसिडिक मीडियम में, अब आपको पता होना चाहिए कहां जाएगा बेटा, +2, यहां पर किसमें जाएगा बेटा, +4, और यहां पर किसमें जाएगा, +6। ये इसकी रिएक्शन है जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा पार्ट कल ही पढ़ेंगे हम लोग, बट हाँ अभी एक जनरल आइडिया आपको दे दिया, क्योंकि कल आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए आए ताकि हम इसके बारे में डिस्कशन कर पाए। और सुनना एक दो बात, इसमें एक पॉइंट आएगा इंडिकेटर का। किसका पॉइंट आएगा, इंडिकेटर। ये जो KMnO4 होता है इसको सेल्फ इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडिकेटर का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में कलर चेंज करके वो रिएक्शन के खत्म होने को बताता है कि रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। यहां पर जब ये रिएक्शन कर रहा होगा तो ये पर्पल से खुद इस तरह की बात हो रही है, यहां पर ये +2 में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो जब ये पर्पल से कलरलेस होगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। यहां पर आपको किसी इंडिकेटर को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। और सुने, इसके अलावा मैंने आपको बोला भी था कि हमें वही रिएक्शंस काम में आने वाली है जो रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप रिएक्शंस की बात करेंगे जब, तो MnO4 और K2Cr2O7 आएगा तो उसमें हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे, याद करिए, Fe+2, सल्फर -2, SO2, नाइट्राइट वाइट्राइट, जैसा हम P ब्लॉक में पढ़ते हुए आ रहे थे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, +2 को ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाएगा, +3 में। सल्फर -2 वाला है, 0 पे जाएगा। सल्फाइड PbS होता तो PbSO4 बनाते। सल्फर +4 वाला है, +6 में जाएगा। नाइट्राइट है, नाइट्रेट में बदल जाएगा। इसके अलावा क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आ जाए तो Cl2, Br2, I2, वही सारी रिएक्शंस काम में आएगी। इसके अलावा अगर CO2 दे दिया जाए, बताइए, नो रिएक्शन। अरे KMnO4, CO2 और SO2 को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ही तो KMnO4 हमने यूज किया था। वो खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये मैक्सिमम पे बैठा हुआ है, देयर विल बी नो रिएक्शन। इस तरह की बात आएगी। और ये जो रिएक्शन यहां लिखी है, लगभग यही रिएक्शन कौन दिखाएगा, K2Cr2O7, एक को छोड़कर, बस बाकी पूरी कहानी सेम होने वाली। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, कल डिस्कस करेंगे इसको, इत्मीनान से करेंगे, आराम से। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बस थोड़ा सा एक बार हिंट दे दिया आपको।
ताकि कल जब पढ़ाया जाए तो आपको तरीका पता रहे कि क्या क्या हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस वाले पार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बट ठीक है, उसके बाद फिर एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, तो इसको पढ़ते रहिएगा।